We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। रूस और यूक्रेन की जंग अब बहुत ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। बीते दिन जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, उसके लिए उसने करीब 1.5 साल की प्लानिंग की थी और एक सटीक तरीके से रूस में अपने ड्रोन्स के जखीरे भेजकर वो अटैक करवाए। कई एयरबेस तो ऐसे थे जो कि यूक्रेन की सीमा से काफी ज्यादा दूर थे, जिनमें एक बेलाया एयरबेस जो कि यूक्रेन की सीमा से करीब 4000 से 4500 किलोमीटर की दूर पर था, वहां पर सटीक हमला करवाना। और इस हमले में खबर यह है कि रूस के 40 जो विमान है, लड़ाकू विमान, उनको नुकसान पहुंचा है। हालांकि सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी 40 का आंकड़ा खबरों में चल रहा है। अब इसे रूस ने भी मान लिया है कि उसके 5 एयरबेस पर निशाना बनाया गया। यूक्रेन जश्न मना रहा है, लेकिन क्या अब विश्व तीसरे युद्ध की, तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या कहेंगे सबसे पहले तो कि पीस टॉक के बीच, एक तरफ पीस टॉक चल रही है, ट्रंप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाए, पुतिन से बातचीत कर रहे हैं, यूक्रेन का रवैया भी हमने देखा, तो ये पीस टॉक के बीच हमले क्यों हो रहे हैं सर? गुड इवनिंग चेतन जी। इसका कारण ये है कि सब अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं। ये दोनों तरफ से होते हैं। पुतिन जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, रशिया भी अटैक करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे कब्जा करना चाहता है, जिससे कि जब बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, जब किसी का पलड़ा भारी होता है, तो अभी जो ये बिल्कुल कह दिया है जो जेलेंस्की ने कि हमने इसीलिए हमला किया कि पीस से पहले, जिससे कि हम रूस को बता सकें कि हम कैपेबल हैं आपके यहाँ करने के, और इससे हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। और तो ये जो हमला इसीलिए किया गया है कि अब इसके ऊपर में जो है, जो अमेरिका भी ये प्रेशर डाल सकता है रूस के ऊपर कि हाँ इनकी कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी का ही सारा खेल है। दूसरा जो पक्ष है वो प्रेशर में तभी आता है जब उनको लगता है कि दूसरा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ये लगता है कि इसी वजह से हमला किया गया कि रूस को ये दिखाना कि आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, या हमारे पास में इतनी कैपेबिलिटी है। आपके दूर के स्पेसेस में आपके TU-95, TU-22 जो स्ट्रेटेजिक विमान है, ये एयरक्राफ्ट है, और जो TU-95 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट है, और इनके A-50 जो रडार हैं एयर के, उनको सबको ध्वस्त कर दिया गया। तो ध्वस्त करने के बाद में अब अगर जो रूस इस बात को लेकर सोचता है कि भाई, क्योंकि यहीं से अटैक होते, तो रूस को अब ये भी बात समझना पड़ेगा कि अभी जब हम बार बार अटैक करेंगे तो डैमेज हमको भी होगा। और लेकिन जो बार बार ये कहा जाता है कि रूस जो है और आक्रामक हो जाता है, और आक्रामक होकर के वो कीव के ऊपर में हमला होता है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अभी रूस को ये सोचना पड़ेगा कि इसका हल कैसे निकाला जाए। हम वो अपना डैमेज कराते रहे तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल। रशिया की रणनीति क्या हो सकती है सर? पुतिन के दिमाग में अब क्या चल रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, रशिया की तो रणनीति यही होती है कि जब ये कोई अटैक करता है यूक्रेन, तो वो डबल उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं। वो 400 ड्रोन से अटैक कर दिया है, तो वो जो भीषण अटैक करते हैं और भीषण हथियार निकालते हैं, वॉरसैनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बार वो पहले कर चुके हैं। और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं बार बार, जो बहुत सारे ऐसे भी हो रहे हैं कि वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। हालांकि 4 मई को प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा था कि अब हमको जो है न्यूक्लियर अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो युद्ध है इसका हम लॉजिकल कंक्लूजन पे, बिना ही किसी न्यूक्लियर अटैक के, जो हमारे पास में कन्वेंशनल वेपन्स की हमारी इतनी पावर है कि इसके द्वारा ही हम इसको जो समाप्त कर देंगे, अपने फेवर में कर लेंगे। तो ये तो उनका बयान था। लेकिन पिछले बार नवंबर में तब उन्होंने कहा था कि अपनी जो उन्होंने स्ट्रेटजी बदल दी, वो अपना डॉक्ट्राइन बदल दिया था कि जो एक अपने आप को अधिकार दे दिया था कि जब कभी रूस की जो संप्रभुता पर खतरा आता है तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होंगे। न्यूक्लियर वेपन एक ऐसी चीज है कि ये अगर एक देश इस्तेमाल करता है तो बाकी देश भी कर सकते हैं। बाकी देश जो, अगर आप नेटो को देखें तो अभी यूरोपियन कंट्री में
जो यूके के पास और फ्रांस के पास में न्यूक्लियर वेपन है, उन्होंने भी तैनाती कर दी है। हालांकि अपेरेंटली अभी अमेरिका अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है, पर अगर ऐसी स्थिति आती तो हो सकता है अमेरिका भी इस युद्ध में और ज्यादा तरीके से कूद पड़े और ये एक विश्व विनाश की तरफ जाएगा। क्या सर आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन का साथ दोबारा से अमेरिका देगा ट्रंप के आने के बाद जो बदलाव हुए थे? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए पहले जो है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी सकारात्मक और बहुत फेवर किया जो रशिया का, और उन्होंने एक अपना कहा कि इस युद्ध को बंद किया जाए, लेकिन रशिया की तरफ से एक ऐसी एडमेंसी रही कि वो अपनी शर्तों पर अड़े रहे और बिल्कुल जो है बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल होने को तैयार नहीं हुए। जब फ्लेक्सिबल नहीं तैयार हुए तो जो रशिया को ये कहा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से, कि ये क्रेजी है, प्लेइंग विद फायर, इस तरह के इस्तेमाल वर्ड हुए, तो बहुत अब एक्सचेंज हो चुके हैं। और जब ये भी कहा गया कि यूएस की तरफ से कि इसका खामियाजा बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा, वो उनको समझ आ जाना चाहिए। तो दिमित्री जो मेदवेदेव हैं, पूर्व राष्ट्रपति रशिया के, और जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल को देखते हैं, उन्होंने कहा कि वर्स्ट क्या हो सकता है, वर्स्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, जिसके हमें पता है कि हाँ ये हम मतलब वो तो इस तरह के, हालांकि उसके क्रिटिसिज्म हुआ कि ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। तो युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता है। रशिया का कौन सा, उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, उनके नागरिक जो है परेशान है, वहाँ पे सब तरह की जो सोल्जर्स हैं उनकी कमी पड़ रही है। इधर उधर से सोल्जर्स को वो भर्ती पकड़ के करते हैं। भारत के भी कुछ लोगों को कर दिया था एक बार, और कभी जो है उत्तरी कोरिया से लेने पड़ रहे हैं वेपन्स, जो ईरान से मांगने पड़ रहे हैं। रशिया जो इतना पावरफुल कंट्री है, उसको जो है दूसरे देशों से हथियार मांगने पड़ रहे हैं। उधर से चीन भी जो हथियार, और कुछ कई बार ये भी रिपोर्ट आती है कि चीन के नागरिक भी या चीन के जो सोल्जर्स हैं वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में लड़ाई को एक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, और कोई भी जो एक कन्फ्लिक्ट है या कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो डिस्प्यूट डिप्लोमेसी एंड डायलॉग से सुलझाया जा सकता है। और अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी तो जो रशिया एंड यूक्रेन तुर्की में मिल रहे हैं कि बातचीत करने से उसका हल निकलेगा, लड़ाई से तो हल निकल नहीं सकता। तो ज्यादा डैमेज क्यों किया जाए, ज्यादा डैमेज ना करके पहले इसको संभाल लिया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अब तो ये दिख रहा है कि जब तक बातचीत बन जाती तब तक ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर लीजिए, अब तो यही दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ये जब तक कोई बात होती है यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सब अपना कार्ड प्ले करने की सोच रहे हैं। लेकिन उल्टा होना चाहिए कि अगर आप बातचीत की टेबल पे जा रहे हैं तो उसमें जो एक आक्रामक नीति जो है वो खत्म होनी चाहिए और बातचीत से मामले को हल कर लिया जाए। रूस इस बात पर अड़ा हुआ है कि जो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया गया है जो यूक्रेन का, उस पर बफर जोन बनाने की, लेकिन यूक्रेन अपने किसी भी एरिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यूक्रेन का तो एक जो इस तरह एटीट्यूड है, वो चाहता है कि हमारे को अपना क्रीमिया भी वापस मिल जाए। क्रीमिया के ऊपर अटैक किए और जो बातें चल रही हैं, और यूरोप की और नाटो भी कह रहा है कि जो कर्च ब्रिज है उसको ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे कि कनेक्शन रूस का क्रीमिया से हट जाएगा और रूस जो है यूक्रेन के अंदर फिर हथियार भी नहीं भेज पाएगा। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। तो इन सबको देखते हुए अगर युद्ध का कुछ पता नहीं चलता क्या हो जाए, हो सकता है रशिया को यूक्रेन भी गंवाना पड़े अगर जो ये युद्ध होता है। और नाटो को ये खतरा है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज को, कि जो आक्रामक नीति है और जो एक्सटेंशन पॉलिसी है रशिया की, वो कहीं हमारे कंट्रीज पे दोबारा, हमारे भी यूरोपियन कंट्रीज पे ना हो जाए। सर मेरा एक सवाल इसमें ये होगा कि ट्रंप जिस तरीके से ये दावा करते हैं कि अब वो पुतिन से 2 घंटे बात कर रहे हैं, पुतिन जो है वो मान गए हैं, जल्द ही सीजफायर होने वाला है, मैं जंग रुकवा दूंगा, तमाम बहुत सारे जो दावे उनकी तरफ से किए गए हैं, तो क्या ट्रंप एक तरफ हताश हो जाएंगे ये जो हमले किए जा रहे हैं लगातार? एक सवाल मेरा ये, और इसी में सवाल ये कि सर उन्होंने ये भी एक तरीके से धमकी रूस को दी थी कि हम सैंक्शन जो है बहुत सारे लगा देंगे, बहुत सारे प्रतिबंध थोप देंगे, तो क्या ट्रंप ऐसा कुछ फैसला ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं इस तरह का फैसला। और देखिए हताश तो नहीं होंगे, उनके प्रेसिडेंट ट्रंप का वो कोशिश बराबर चली। हालांकि वो कई बार कह चुके हैं कि मेरी कोई बात नहीं मानता तो हम अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश है, प्रयास अच्छा कदम है कि भाई एक पीस प्रोसेस हो जाए। और जो उनका ये बहुत जो उनकी सोच है प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि जो
निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं और जवान भी मारे जाते हैं, अननेसेसरी जो हत्याएं हो रही है रुकनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी सोच है। इसी सोच से अगर पूरा वर्ल्ड चले तो इस तरह के युद्ध ना हो और उनको डिप्लोमेसी और डायलॉग से सुलझा लिया जाए या इस एक डिटरेंस के थ्रू कर लिया जाए। जब यूक्रेन मानने वाला नहीं है और रशिया ने इसको देख लिया है तो ज्यादा डैमेज करने से क्या फायदा है। अब जो एक्चुअली डर तो यूक्रेन को और अदर यूरोपियन कंट्रीज को है कि उनके ऊपर हमला ना कर दे रूस। और जब रूस ये कहता है कि जी मुझे डर है, तो ऐसा नहीं लगता मुझको, क्योंकि आप ये देखिए कि नाटो की जब जिद की थी यूक्रेन ने कि हम उसमें शामिल होंगे, हालांकि नाटो में उनको शामिल नहीं किया गया, फिर भी वो ये रट लगाए रखे जो कि ठीक नहीं थी। जिसको उनको शामिल करना था नाटो को, अब स्वीडन और जो फिनलैंड है वो बाद में उन्होंने अप्लाई किया था और उनको मिल गई। और वहां पर तब तुर्की ने अड़ंगा लगाया था, जो अवरोध लगाया था उसको भी क्लियर करा लिया नाटो ने, उनको बना लिया गया। और रशिया ने फिनलैंड को और स्वीडन को भी धमकाया था कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। जबकि स्वीडन की करीब 1600 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ में है। और अगर रशिया ये कहता है कि यूक्रेन को शामिल हो जाएगा नाटो में, तो नाटो की सेना या नाटो के बेस यूक्रेन के अंदर जो रशिया के क्लोज हो जाएंगे, तो ये तो अभी जो स्वीडन भी उनके क्लोज है और स्वीडन के जो लिथुआनिया भी क्लोज है, तो जो ये भी तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं इनकी बाउंड्री लगती है, तो वो भी तो नाटो के मेंबर हैं। तो ये जो एक्चुअली रशिया का मिसकैलकुलेशन रहा है, उन्होंने सोचा कि हम एक हफ्ते के अंदर में यूक्रेन को अपने काबू में कर लेंगे और वहाँ की जनता भी हमारे फेवर में काम करेगी और जेलेंस्की को हटा दिया जाएगा, एक पपेट गवर्नमेंट वहाँ रख देंगे। लेकिन वो मिसकैलकुलेशन थी और ऐसा नहीं हुआ। मिसकैलकुलेशन के बाद में वो लड़ाई बराबर चलती रही। तो इस लड़ाई से अब कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी मौका ये था कि भाई वो किसी तरह से रशिया को कमजोर कर दिया जाए। हालांकि जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज, काफी यूरोपियन कंट्री नहीं चाहते थे। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन से मिलने गए युद्ध के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से, और ओलाफ शोल्ज जो चांसलर थे उस समय जर्मनी के, वो भी गए और बड़ा अच्छा एक व्यापार चल रहा था। पूरी गैस सप्लाई होती थी रशिया से जो यूरोप के कंट्रीज में। तो ये सब देखते हुए लड़ाई का कोई ऐसा था नहीं। हालांकि नाटो तो बिल्कुल खत्म माना जाता था। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये कहा था कि नाटो अभी ब्रेन डेड हो गया है। जब अफगानिस्तान के पास में जब विड्रॉ किया गया अमेरिका ने, तो उस समय ऐसा सोचा गया था। लेकिन फिर भी जो ये इस तरह का युद्ध हुआ, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये जो कोई भी नहीं चाहता था युद्ध, लेकिन हो सकता है रशिया की एक एक्सटेंशन पॉलिसी थी, उसके मुताबिक ऐसा उन्होंने सोचा। जी बिल्कुल। सर, इसमें एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग अब ये पूछ रहे हैं कि भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी अघोषित युद्ध चला, उसमें S-400 ने जो डिफेंस सिस्टम है रूस का जो भारत के पास है, उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और तुर्की के जो ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, उनको धराशायी जो है वो हवा में ही किया गया, एक एक कर उनका धुआं उड़ा दिया गया। और इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। रूस ने बाकायदा इस बात को कहा कि भैया देखिए कितना चमत्कार किया S-400 ने। और वो चमत्कार अब ये क्यों नहीं कर पाया? अभी जो यूक्रेन की तरफ से ड्रोन्स आए उसमें S-400 क्यों फेल होता हुआ नजर आया? क्या देखते हैं सर इसके पीछे वजह? देखिए, इसका कारण ये हो सकता है कि उन्होंने ठीक से उसको डिप्लॉय नहीं किया। और जो डिप्लॉय उसके मशीन के पीछे, जो अगर उसको ठीक से इस्तेमाल किया जाए तभी तो होते हैं। फिर हमने जो एक वहाँ पे जो आकाश तीर एक लेयर बनाई थी और सबको इंटीग्रेट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया। और इधर से हमने जो इंडिया ने काफी जो डमी ड्रोन भेजे और एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया गया पाकिस्तान की। तो ये एक स्ट्रेटजी, जो अस्त्र होते हैं या जो शस्त्र होते हैं या जितने भी युद्ध के मैदान में वेपन्स होते हैं, उनको ठीक से इस्तेमाल करना भी बहुत आवश्यक है। कोई दो राय नहीं है कि S-400 एक बहुत ही इफेक्टिव एफिशिएंट जो है एक एयर डिफेंस सिस्टम है, और जिसका करिश्मा जो है भारत ने जब भारत और जो पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट था उसके द्वारा देख लिया गया है। तो लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि जो यही वेपन्स जो रशिया ने बनाया और उसका ठीक से इस्तेमाल ना करके अपने जो एसेट्स को नहीं बचा पाए, तो ये एक चिंता का और सोचने का विषय है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि जो S-400 है उसकी जो वैधता है, जो उसकी जो कैपेबिलिटी है, उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। सर, क्या ये भारत के लिए भी एक सबक हो सकता है S-400 का ऐसे चूक जाना?
क्योंकि पिछले दिनों तो बहुत अच्छा काम किया। हालांकि ये जो वॉरफेयर चल रहा है, ड्रोन वॉरफेयर, इसमें एक बहुत ज्यादा ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि मल्टीपल वॉरफेयर में S-400 कहीं ना कहीं चूका है। इस बात को तो हम नकार नहीं सकते हैं। हालांकि उसकी कैपेबिलिटी हमने देखी है भारत की तरफ से जो भी अटैक्स किए गए पाकिस्तान के ड्रोन्स पे, लेकिन फिर भी अभी जो हुआ रशिया में वो भी एक सच्चाई है। तो क्या ये भारत के लिए भी सबक हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ड्रोन्स का अटैक जो अभी पाकिस्तान की तरफ से हुआ और अगर कुछ दोबारा ऐसी हरकत होती है तो कोई बड़ा सबक है भारत के लिए? भारत के लिए सबक तो भारत में पहले से ही भारत सूचित है, क्योंकि हमने एक मल्टीपल लेयर बनाई। तो हम सिर्फ जो है S-400 के भरोसे नहीं रहे। हमारा जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश मिसाइल है, और जो बराक 8 जो इजराइल का है, इन सबको इंटीग्रेट करके और उसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाने के बाद में उस सिस्टम को बनाया गया आकाश तीर के रूप में। तो जिससे कि जो क्या होता है कि कुछ जैसे कुछ जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनके रडार नीचे उड़ने वाले ड्रोन को नहीं पकड़ पाते हैं, तो और उनको नहीं मार पाते। तो इस वजह से वो इंटीग्रेटेड सिस्टम को देखना या उसको एक करना या उसको डिस्टेंस से देखना, हाइट को देखना, तो ये सब एक स्ट्रेटेजिकल चीजें भारत ने जिसको अच्छे से समझा और किया। हो सकता है रशिया के वहां पर इस तरह के इंटीग्रेशन में या उन्होंने उसको कभी सोचा नहीं होगा, या एक सरप्राइज एलिमेंट रहा उनके लिए कि इतनी दूर वो आश्वसित होंगे कि भाई हमें यहाँ पे इतना खतरा नहीं है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो अब आप कितने जो किसी जगह को जो एक वल्नरेबल टारगेट्स होते हैं उन पर जो निगरानी चौकसी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। तो ये ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कि एक सिस्टम तो सिस्टम है। जब वो सिस्टम S-400 यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ तो वो हर जगह ही सक्सेसफुल होगा, हम तो ये मान के चलते हैं। लेकिन अब उसमें यही हो सकता है कि उसका जो डिप्लॉयमेंट या जो उसके एक्सेसरीज हैं, जो उसके साथ साथ में और एयर डिफेंस सिस्टम का इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। सर, TU-95, TU-22 जो कि बॉम्बर्स हैं, इसमें बताया जा रहा है कि तबाह हुए हैं। 40 करीब ये बॉम्बर्स तबाह किए गए यूक्रेन की तरफ से। सर, इन बॉम्बर्स के बारे में अगर आप बताएं कि ये कितने शक्तिशाली थे, रनवे पर थे, क्या इनका इस्तेमाल जो है वो रूस कर रहा था, इसके बारे में सर बताएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो इनके बॉम्बर 30% डिस्ट्रॉय हो गए। जो TU-95 है ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर है, और जो T-22 है ये एक स्ट्रेटजिक है। जो A-50 है, A-50 उनका एक रडार है। तो ये सब जो काफी एक स्ट्रेटजिक एसेट्स थे, जिसका जो डिस्ट्रक्शन और डैमेज होना वो बहुत रशिया के लिए एक सेटबैक है। और यहीं से इसी बेस से इन्हीं बॉम्बर से जो यूक्रेन के ऊपर में अटैक हो रहे थे उनकी सिविल पॉपुलेशन के भी, तो यूक्रेन ने यही सोचते हुए इनको डैमेज किया और उस पर जो एक तरीके से गुप्त रूप से वहाँ से कंटेनर में ले जा करके और उस पर अटैक करके उनको ध्वस्त किया। तो ये एक काफ़ी अहम जो है डैमेज है रशिया के लिए। और अब रशिया को एक अपनी स्ट्रेटजी को सोचना पड़ेगा, और रशिया को सोचना ये पड़ेगा कि फर्दर डैमेज और एस्केलेट ना करके कहीं जो है इसमें बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। क्योंकि अगर कोई एक कहीं पे बफर जोन बनाने के चक्कर में पहले ही बर्बाद हो जाए तो उससे क्या फायदा है। और बफर जोन बनता रहे, लड़ाई तो तब होएगी जब कभी कोई ऐसा आक्रामक, तो रशिया को ऐसा कमजोर कंट्री तो है नहीं। अगर कोई किसी तरह से नेटो, और नेटो अब जब अमेरिका भी अपना विड्रॉ कर रहा है तो नेटो की तो कोई पावर ही नहीं रह जाती। अब तो घबराए हुए हैं बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके हथियार भी नहीं है उनके पास। और वो जब से अमेरिका ने अपनी सपोर्ट विड्रॉ किया है, तो मेरे ख्याल से अब इस मामला ये अगर इसमें एक समाधान या डिप्लोमेट डायलॉग से, डिप्लोमेसी से खत्म हो जाए तो पूरे विश्व के लिए, रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए, पूरे यूरोप के लिए एक शांति और एक बड़े एक जो जनता में त्रासदी है, जो एक ये चल रहा है, उससे कुछ निजात मिलेगा। बिल्कुल। सर, मेरा आखिरी सवाल अब यही रहेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल भी हो जाता है और जो मैंने शुरू में भी कहीं ना कहीं पूछा, हालांकि दर्शक भी इस पर बताएंगे कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे दिया है? सर नहीं, देखिए इसमें तीसरा विश्व युद्ध का न्योता नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि लड़ाई तो यूक्रेन और रशिया के बीच में है, और नोता नहीं, ट्रंप भी खफा हो जाएंगे ना बहुत ज्यादा। अब तो हो ही रहे हैं ट्रंप खफा। उधर बार बार नाटो के ये देश कह रहे हैं, यूरोप भी बार बार पुतिन को चेतावनी दे रहा है।
देखिए, अभी बात यह है कि अगर जैसे कोई बातचीत की जो टेबल है, जो तुर्की के अंदर होने वाली बातचीत, तो उसमें क्या निकल करके आता है, तो ये तो बात है। जहां तक विश्व युद्ध की बात है, विश्व युद्ध पहले फर्स्ट और सेकंड विश्व युद्ध हुए हैं, वो ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में दो खेमे बन गए। अभी भी हालांकि जो दो खेमे बनने की तरफ हो जाता है, अगर देखा जाए तो यूक्रेन, नेटो और अमेरिका एक तरफ हो जाता है, और जहां तक दूसरी तरफ है उसमें जो चाइना, रशिया, उत्तरी कोरिया और ईरान, ये हो जाते हैं। लेकिन सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, जो क्षेत्र हैं, एरियाज भी डिफरेंट हैं। वो सिर्फ यूरोप तक ही कन्फाइन नहीं है। जो चाइना का इंटरेस्ट है ताइवान के ऊपर कब्जा करना, इसी प्रकार से जो ईरान का इंटरेस्ट है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है और इसराइल को खत्म करने का है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, और विश्व युद्ध अमेरिका के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो अमेरिका जो है यूक्रेन के अंदर में कोई अपना इतना स्टेक नहीं बढ़ाएगा। अगर बढ़ाएगा तो जो बार बार कहते हैं वो ताइवान को जब अगर कोई अटैक होता है तो उसको जो है ताइवान को और मिडिल ईस्ट में उनका ज्यादा फोकस रहेगा, जो मैं समझता हूँ। जी चेतन। हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्री तो उसको लेकर भी कह चुके हैं कि 2027 तक जो चीन है वो अटैक करने की तैयारी ताइवान पर कर रहा है। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी रूस यूक्रेन की जो जंग है वो घातक और भीषण होती हुई नजर आ रही है। पलटवार क्या रूस के दिमाग में चल रहा है, पुतिन के खासकर दिमाग में क्या चल रहा है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए बंसल साहब, हमें समय देने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।